हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग अपने प्रीलिम्स स्मार्ट एस्पिरेंट प्रोग्राम के इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अभी देखो, अगर आपने पीवाईक्यू देखा है तो आपको पता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स बहुत अलग अलग बेसिस पे किया गया है। और क्या है ना कि हमें हर बेसिस के बारे में जानने की जरूरत नहीं होती। अगर हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें मेजोरिटी में क्या होता है ना, कुछ कुछ जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस रिलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंजम्पशन, वेलफेयर एंड टाइम। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जिसे हमें करके जाना होता है। इससे फर्दर आपको कुछ भी नहीं करना है। इतना में आप क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पे जो भी क्वेश्चन आएगा, इन सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी क्या होता है ना कि हम ये जानते हैं कि गुड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, लेकिन गुड्स का क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक नहीं है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी ज्यादा बड़ा टॉपिक है। इसका इम्पैक्ट आप देखोगे, ये डायरेक्टली आप देखोगे, इसका लिंक नेशनल इनकम से भी होता है, मार्केट स्ट्रक्चर से भी होता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन से भी होता है, एक्सटर्नलिटीज से भी होती है, एंड साथ ही साथ पॉलिसी डिसीजन से भी होता है। अभी देखो क्या है ना कि हम लोग क्या करते हैं ना, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को छोड़ देते हैं, हम एक तरह से कर लेते हैं, हमें लगता है सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से जरूरी है। बट वहां पे क्वेश्चन कुछ और आ जाता है, और जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, जिससे आपको पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कवर हो जाएगा, जितना भी प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। इससे ज्यादा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे टोटल 6 क्लासिफिकेशन जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो सारे यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे क्लासिफिकेशन को देखेंगे और समझेंगे इसका यूज और इससे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्शन के बेसिस पे। ठीक है, प्रोडक्शन बेसिस। रुक जाओ एक मिनट। हाँ, अभी देखो प्रोडक्शन बेसिस पे क्या होता है। प्रोडक्शन बेसिस पे गुड्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है फाइनल गुड्स। ठीक है, दूसरा होता है इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अभी देखो क्या है ना कि हमें हर तरह से देखना है, हमें बस कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हर एक बेसिस पे बहुत अच्छे से डिटेल में देख रहे हैं। इंटरमीडिएट गुड्स, एंड तीसरा होता है कैपिटल गुड्स। अभी समझो क्या होता है ना कि फाइनल गुड्स क्या होता है, कि फाइनल गुड्स का मतलब ये होता है कि ये उस तरह के गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए रेडी होते हैं। अभी इसमें क्या है, किसी भी तरह के फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन या फर्दर प्रोडक्शन की जरूरत इसमें नहीं होती है। ठीक है, अभी यही से हम समझते हैं कि क्या फाइनल गुड्स को बेसिकली ना ही आगे वापस से प्रोसेस किया जाता है, ना ही उसमें किसी भी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन किए जाते हैं। अभी देखो एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल में आप देखोगे तो ब्रेड। ठीक है, जो ब्रेड आप कंज्यूम करते हो, जो ब्रेड आप खाते हो, उसमें किसी भी तरह की फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल फोन। ठीक है, आप क्या करते हो, मोबाइल फोन लाते हो घर में, उसको वापस से उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तब यूज करते हो, ऐसा तो नहीं है। आप मोबाइल फोन लेते हो, अनबॉक्सिंग करते हो, यूज करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो वो भी क्या है, फाइनल गुड्स है। अगर आप मार्केट से शर्ट लेके आते हो, ठीक है, अभी शर्ट क्या है, आप डायरेक्ट पहन लेते हो। इसमें ऐसा तो नहीं है कि शर्ट घर में लाते हो फिर उसको अलग से चेंज करते हो, उसको में और प्रोसेसिंग करते हो, शर्ट को कुछ और बनाते हो फिर पहनते हो, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए क्या होता है, जो फाइनल गुड्स होते हैं वो डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए रेडी होते हैं। इसमें किसी भी तरह के फर्दर प्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है या फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अभी देखो क्या होता है कि अब बात आती है इंटरमीडिएट गुड्स की। नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, अभी क्या पता चल रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स उस तरह के गुड्स होते हैं जो कि आगे के प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं, मतलब कि किसी और गुड्स के प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अभी देखो सपोज हम क्या करते हैं कि वीट, अगर वीट कोई एक हाउस होल्ड खरीदता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसको फ्लावर में चेंज करता है और डायरेक्टली कंज्यूम करता है। ठीक है, बट यही वीट अगर बेकरी वाला खरीदे, ठीक है, तो बेकरी वाला क्या करता है, बेकरी वाला इसका फ्लावर बनवाता है, ठीक है,
एंड उसको फिर ब्रेड में कन्वर्ट करता है, देन ब्रेड को सेल करता है। तो ये व्हीट उसके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स ऊपर में तो लिखा हुआ है। ये हो गया उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स। अभी देखो क्या है कि कोई स्टील फैक्ट्री, ठीक है, अभी दो चीज हमें समझना है। किसी स्टील फैक्ट्री के लिए, स्टील फैक्ट्री के लिए क्या होता है, स्टील एक फाइनल गुड है, बट यही फाइनल गुड अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खरीदता है, ठीक है, एंड फिर इस स्टील को चेंज करता है कार में, तो वो इसके लिए स्टील क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, तो आपको यही समझना है कि अगर इंटरमीडिएट गुड्स, हम उस गुड्स को कह सकते हैं जो किसी और गुड्स के प्रोडक्शन में यूज होते हैं, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बस। अभी देखो फिर आता है कैपिटल गुड्स। आखिर कैपिटल गुड्स क्या होता है ये भी समझना है। ठीक है, अभी देखो कैपिटल गुड्स क्या होता है, इसको किस तरह से देखना है। देखो जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यूज के बेसिस पे देख रहे हैं, कंजम्पशन के बेसिस पे देख रहे हैं कि हम उसका यूज किस तरह से कर रहे हैं प्रोडक्शन में, ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन है। तो हम कंफ्यूज नहीं करना, सब कुछ को मिक्स नहीं करना, हर एक बेसिस को मिक्स नहीं करना है, बस यहाँ पे देखना है फाइनल गुड्स में क्या हो रहा है कि इसको किसी फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं किया जा रहा है, इसीलिए हम उसको फाइनल गुड्स बोल रहे हैं। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है कि उसको हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। अभी देखो कैपिटल गुड्स क्या होता है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन, जो भी आगे प्रोडक्शन के लिए रिपीटेडली यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए रिपीटेडली यूज किए जाते हैं। अभी देखो बात आती है रिपीटेडली यूज करने की, इसका मतलब क्या होता है। देखो हम लोग यहाँ इंटरमीडिएट में देखे, यहाँ भी क्या हो रहा था, गुड्स को यूज किया जा रहा था, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे उस गुड्स को यूज किया जा रहा था तो वो खत्म हो जा रहा था, ठीक है, वो बचता नहीं था। अगर हम स्टील से कार बना रहे हैं तो वो स्टील अब कार बन गया, अब स्टील मेरे पास नहीं बचा हुआ है। यही डिफरेंस है, इन्हीं सारे डिफरेंस को समझना है। और कैपिटल गुड्स में क्या होता है कि सपोज यहाँ पे मशीन है, ठीक है, यहाँ पे टूल्स है, ये जो चीजें होती है इसको हम प्रोडक्शन में यूज तो करते हैं, लेकिन ये खत्म नहीं होता है, ये हमें प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता रहता है। ठीक है, हम इसी का हेल्प लेके प्रोडक्शन करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि आप देखोगे जो कैपिटल गुड्स होता है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर आपको कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस समझना है तो यही है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये खत्म नहीं होता है, यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, और ये क्या करता है, हेल्प करता है अदर गुड्स के प्रोडक्शन में। ठीक है, बस हो गया, इतना ही जानना था। अब देखो ये जो बात है कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फाइनल गुड्स देखे, इंटरमीडिएट गुड्स देखे, कैपिटल गुड्स देखे। अभी क्या है, इसी का ट्रीटमेंट देखते हैं कि नेशनल इनकम में, मतलब कि जीडीपी में क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है फाइनल गुड्स। आप जानते हो कि जीडीपी का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, ओवरऑल प्रोडक्शन देखा जाता है, और ओवरऑल प्रोडक्शन किसका देखा जाता है, फाइनल गुड्स का देखा जाता है। यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो जीडीपी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, अब आप पूछोगे सर तब फिर कैपिटल गुड्स का क्या है, तो कैपिटल गुड्स को जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। क्यों किया किया जाता है, क्योंकि ये भी एक फाइनल गुड्स है, बट हम इसको कैपिटल गुड्स की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, जो भी कैपिटल गुड्स है वो क्या है, वो फाइनल इन्वेस्टमेंट ही तो है, और इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं हम जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन जो तीन क्लासिफिकेशन किया गया है, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स, इसमें से क्या होता है कि हम फाइनल गुड्स को जीडीपी में इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट को नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट को क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इससे ना डबल काउंटिंग हो सकता है। अब ये आप पूछोगे सर डबल काउंटिंग क्या होता है, देखो अभी इसी चीज को समझाते हैं। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को जीडीपी में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स को, क्या होगा कि देखो यहाँ पे वीट, बेकरी के लिए अगर वीट एक इंटरमीडिएट गुड्स है, उसने क्या किया, वीट से फ्लावर बनवाया एंड इसी फ्लावर का यूज किया ब्रेड बनवाने में। ठीक है, अभी क्या है, अगर हम यहाँ पे वीट को भी यूज कर लेते हैं, हम यहाँ पे ब्रेड को भी यूज कर लेते हैं, तो इसी वीट से, ठीक है, ब्रेड बना है, ठीक है, इसको कोई कंज्यूम तो कर नहीं रहा है,
इसका यूज हम कर रहे हैं ब्रेड बनाने में। अगर हम इसको भी जीडीपी में काउंट कर लें, इसको भी जीडीपी में काउंट कर लें, तो एक ही चीज दो बार काउंट हो रहा है ना। इसी को बोलते हैं डबल काउंटिंग। ठीक है। और इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, डबल काउंटिंग को ही अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि इंटरमीडिएट गुड्स को जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। बस इतना ही है। ठीक है। तो अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन हमें पता चला तीन तरह के गुड्स हैं, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स। इन तीनों का जीडीपी में हम क्या देखें, कंट्रीब्यूशन देख लिए। ठीक है। अब यहां से इसके बारे में और कुछ नहीं समझना, बस इतना ही था। अब कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बस जो भी मैंने बताया उसी डायमेंशन में जाकर चेक करना है जब भी पूछा जाए कोई भी क्वेश्चन। ठीक है। अभी देखो हम क्या करने वाले हैं ना कि प्रीलिम्स के भी जो भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक वीडियो में, और उस वीडियो में आपको दिखाएंगे जो भी आपको बताया जा रहा है डायरेक्ट आप उससे ही कैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको फर्दर किसी भी तरह की नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको मास्टरी नहीं करनी है प्रीलिम्स निकालने के लिए। आपको बस बेसिक चीजें जो होती है, स्टैटिक चीजें जो होती है, वो बहुत क्लैरिटी के साथ समझना है। और ये क्लैरिटी होगी तो आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगी, जिससे क्या होगा कि सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे। ठीक है। तो अब देखो, जब हम लोग ये तीनों तरह के गुड्स को देख लेते हैं, ठीक है, तो आता है अगला। और अगला क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। इनकम के बेसिस में क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, अब ये भी देखते हैं। तो हम देखते हैं इनकम बेसिस। देखो यहाँ पे क्या है ना, इनकम की बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे क्या था, प्रोडक्शन की बात की जा रही थी। प्रोडक्शन के बेसिस पे हम लोग देख रहे थे गुड्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, कि फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स, इन सब का यूज प्रोडक्शन में क्या है। हमने क्या देखा कि फाइनल गुड्स का यूज प्रोडक्शन में नहीं होता है, इंटरमीडिएट गुड्स का यूज प्रोडक्शन में होता है, कैपिटल गुड्स का यूज प्रोडक्शन में होता है। अब ये क्या होता है, जब इंटरमीडिएट गुड्स का यूज होता है तो हम क्या जानते हैं कि ये खत्म हो जाता है। ठीक है। लेकिन जब कैपिटल गुड्स की बात आती है तो इसको रिपीटेडली यूज किया जाता है, ये खत्म नहीं होता है। बट इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन क्या है सर, देखो किसी भी चीज को अगर हम लंबे टाइम तक यूज करते हैं उसमें कुछ ना कुछ वियर एंड टियर होता है। ठीक है, मतलब वो टूटता फूटता है। एंड इसी टूटने फूटने को और इसके वैल्यू को गिरने को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। बस इतना ही है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। अभी देखो इनकम, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये डिमांड थियरी में यूज होती है। ठीक है। अभी सर डिमांड थियरी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, डिमांड थियरी नहीं पढ़ा है। बट हम यहाँ पे इनकम के बेसिस पे देखेंगे ये क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। इनकम बेस्ड क्लासिफिकेशन होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि गुड्स का जो कंज्यूमर है उस कंज्यूमर के इनकम में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है। उस इनकम में चेंज आने के कारण क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है ये। ठीक है। मतलब कि अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है या घटता है तो किस तरह के गुड्स क्लासिफाई किए जाएंगे, गुड्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाएगा, अब हम वो देख रहे हैं। अभी देखो क्या है ना कि यहाँ पे क्या सोचा जाता है, यहाँ पे ये समझा जाता है कि प्राइस जो है ये कांस्टेंट है। मैंने क्या बताया था एजम्पशन के बारे में, अगर आप लोगों ने मेरे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके मेरे पहले के लेक्चर देखो। उसमें मैंने जब इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी बताई है उसमें एजम्पशन का रोल बताया है कि कितना रोल होता है। अभी क्या है ना कि यहाँ पे जो भी थियरी बनाई जाती है, जो भी कुछ किया जाता है, उसमें एजम्पशन का बहुत रोल होता है। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये अज्यूम किया जा रहा है। ठीक है। ये अज्यूम किया जा रहा है, जब ये क्लासिफिकेशन किया गया था तो यहाँ पे ये अज्यूम किया गया कि प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा। और पूरा का पूरा फोकस किस में होता है, इनकम इफेक्ट पे, कि इनकम चेंज होता है तो किस तरह से होता है। ठीक है। इनकम चेंज होने से किस गुड्स का डिमांड में किस तरह से चेंज आता है, उसके बेसिस पे क्या है क्लासिफिकेशन किया गया। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये चार तरीके से किए गए हैं। ठीक है, 4 टाइप है। चलो देख लेते हैं। पहला क्या होता है, पहला जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ये होता है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स, ठीक है सर, आपने बोला नॉर्मल गुड्स, वेरी गुड। लेकिन नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या होता है ये भी तो बताओ। देखो नॉर्मल गुड उस तरह के गुड्स होते हैं जिसका डिमांड, ठीक है, इनकम, यही तो बात है। अभी क्या होता है, डिमांड इंक्रीज हो जाता है इनकम इंक्रीज होने के कारण। ठीक है।
नॉर्मल गुड्स उस तरह के गुड्स होते हैं जिसका डिमांड इंक्रीज हो जाता है इनकम बढ़ने के साथ साथ। ठीक है सर, आपने ये बता दिया। इंक्रीज इन इनकम के साथ क्या होता है कि इसका डिमांड भी इंक्रीज हो जाता है। चलो ठीक है। अब जब हम इनकम को कम करेंगे, ठीक है, मतलब अगर किसी भी कंज्यूमर का इनकम कम हो जाता है तो क्या होगा, इसका डिमांड भी डिक्रीज कर जाता है। बस इतना ही रिलेशनशिप है एंड इसी चीज को समझना है। क्या होता है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ उस गुड्स का डिमांड भी बढ़ जाता है, इनकम घटने के साथ साथ उस गुड्स का डिमांड भी घट जाता है। अभी सर आप तो बता दिए, अब इसका एग्जाम्पल भी बताओ, तभी तो समझ में आएगा कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी बता देते हैं। देखो, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। इसके पहले एग्जाम्पल में आप ले लो, बेटर क्वालिटी फूड। बेटर क्वालिटी फूड, जब आपका इनकम बढ़ जाता है तो आप नॉर्मल खाना नहीं खाना चाहते हो, ठीक है, आप अच्छी क्वालिटी का खाना चाहते हो। आप जो कपड़े पहनते हो, जैसे कि पहले आप क्या कर रहे थे, कोई भी लोकल ब्रांड के कपड़े पहन ले रहे थे, लेकिन अब क्या है, आप ब्रांडेड क्लोथ पहन रहे हो। ठीक है, ये होते हैं उस तरह के गुड्स, ये नॉर्मल गुड्स। ठीक है, आप क्या है, देखो, अभी यहाँ पे क्या है कि जो भी हम एडुकेशन ही ले रहे हैं सब लोग, ठीक है, आप क्या करते हो, जब आपके पास पैसा नहीं होता है तब तो बात अलग होती है, जब आपके पास पैसा होता है तो आप अच्छी क्वालिटी का एडुकेशन चाहते हो। ठीक है, हर चीज आपको अच्छा चाहिए होता है, तो आप क्या करते हो कि गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़ के, क्यों गवर्नमेंट स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ने जाते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती। ठीक है, तो आप क्या करते हो, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो जहां पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो ये जो एडुकेशन है, ठीक है, ये एडुकेशन भी क्या है, नॉर्मल गुड है। ये सारी चीजें नॉर्मल गुड्स हैं, कपड़े नॉर्मल है, फूड नॉर्मल है, एडुकेशन नॉर्मल है, घर नॉर्मल होता है। लेकिन जब जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ता है तो हम अच्छे क्वालिटी के घर बनाते हैं, हम मिट्टी के घरों में नहीं रहते, मतलब नॉर्मल घरों पे नहीं रहते हैं, हम बड़े घर बनवाते हैं, बंगले बनवाते हैं। तो यही सारी चीजें हैं नॉर्मल गुड्स में। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ इसमें समझने के लिए नहीं है। देखो, ज्यादातर गुड्स जो है अभी मार्केट में अवेलेबल है, इकोनॉमी में चल रही है, वो सारे गुड्स नॉर्मल गुड्स ही होते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन इन्हीं सारे गुड्स में कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि इनकम के साथ और डिमांड के साथ अलग तरीके से जुड़े होते हैं, इसीलिए हम उन सबको भी पढ़ेंगे। अभी देखो, बात आती है नॉर्मल गुड्स क्या एसेंशियल गुड्स है, ये भी ट्रैप है कि नॉर्मल गुड एसेंशियल गुड्स होते हैं क्या। देखो, पहले मैं बता दूं, नॉर्मल गुड एसेंशियल गुड्स नहीं होते हैं, बहुत सारे लग्जरी गुड्स भी हैं जो कि नॉर्मल गुड्स में आते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए करें। ठीक है सर, अभी तो नॉर्मल गुड्स आपने देख लिया, अभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी हम लोग इंफीरियर गुड्स भी देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा सब कुछ अच्छे से। फिर आता है इंफीरियर गुड्स। देखो, अभी जो यहाँ पे हम इंफीरियर गुड्स पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये दूसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। इसका क्या होता है, इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप, इनकम और डिमांड। ठीक है, इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसका डिमांड बढ़ता है इनकम के घटने के साथ। ठीक है, और इनकम के बढ़ने के साथ क्या होता है, इनकम के बढ़ने के साथ उसका डिमांड कम हो जाता है। इसका जो इनकम इफेक्ट है, ये क्या होता है, नेगेटिव। नॉर्मल गुड्स के साथ क्या होता है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है सर, आपने ये तो बताया, अब एग्जाम्पल भी बताओ तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम इसका कोर लॉजिक समझते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम बढ़ने पर कंज्यूमर क्या करता है, बेटर सब्स्टिट्यूट चूज करता है। हमें ये चीज समझना है, कोर लॉजिक इसका यही है कि जब भी इंफीरियर गुड्स के साथ क्या होता है, जब भी कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो कंज्यूमर क्या करता है, बेटर सब्स्टिट्यूट चूज करता है।
अभी देखो बेटर सब्स्टिट्यूट यूज क्यों करता है, हम इस चीज को समझते हैं। पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं तभी समझ में आएगा। देखो क्या होता है ना कि जब हमारे पास पैसा नहीं होता है, ठीक है, जब हमारी इनकम सपोज लो है, जब हम, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम कोई भी ब्रांड के कपड़े पहन लेते हैं, चाहे वो अनब्रांडेड हो, लोकल हो, कुछ भी हो। हम फूड आइटम जब खरीदने जाते हैं तो हम फूड आइटम भी क्या होता है, लूज फूड आइटम खरीदते हैं, ठीक है, लूज फूड आइटम। क्यों? रीजन क्या होता है? क्योंकि हमारे पास इनकम कम है। हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए लो क्वालिटी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। सपोज अभी क्या हो रहा है, मेरे इनकम कम है, तो आप क्या करते हो, ट्रेन ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, ठीक है। अभी क्या है कि आप कभी कभी क्या करते हो कि आपकी इनकम कम है, तो आप क्या कर रहे हो ना, सेकंड हैंड गुड्स खरीद ले रहे हो। आपको अगर कार खरीदना है तो आप सेकंड हैंड के लिए चले जाते हो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हैंड का प्राइस ज्यादा होता है, ठीक है। अभी इसी चीज से हम समझते हैं, अभी जो भी आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इसी एग्जाम्पल से हम समझेंगे सेकंड हैंड कार। अभी मेरे को एक बात बताओ, क्या ये सारे खराब क्वालिटी के गुड्स हैं? जो भी हम ट्रेन ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे खराब क्वालिटी का ट्रांसपोर्ट है? हम अगर अनब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं तो क्या ये खराब क्वालिटी का ब्रांडेड कपड़े नहीं है ना? लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है जो कि खराब क्वालिटी के गुड्स है। यहीं पे क्या होता है ना, आप गलत कर जाते हो। इंफीरियर का मतलब ये नहीं है कि पुअर क्वालिटी है, बस डिफरेंस क्या है कि ये अनब्रांडेड है, बस। इंफीरियर गुड्स का मतलब सोशली बैड गुड नहीं होते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये भी समझो कि ये सोशली बैड गुड नहीं होते हैं। इन्फीरियर बेसिकली प्योरली इनकम बेस्ड क्लासिफिकेशन है कि आपका इनकम बढ़ता है तो आप शिफ्ट कर जाते हो। जैसे कि अभी आप क्या कर रहे थे, आप ट्रेन ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे थे, अभी आपका इनकम बढ़ जाता है तो आप क्या करते हो, फ्लाइट लेने लगते हो, क्योंकि उसमें टाइम भी कम लगता है और जल्दी भी मतलब बढ़िया भी लगता है, ठीक है। इससे ज्यादा आप इसको वैल्यू करते हो। आज आपको गांव में ही जाओ, कहीं भी जाओ, आप फ्लाइट से जाते हो, लोग कहते हैं फ्लाइट से आए हो? ट्रेन से जाते हो, कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? बस यही है, आपका इससे पता चलता है कि आपका इनकम बढ़ चुका है। तो इनकम बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि हम उस तरह के गुड्स का डिमांड कम कर देते हैं, बस यही डिफरेंस है। ये मत सोचना कि पुअर क्वालिटी होता है, सोशली बैड होता है। ये अगर इस तरह से सोच के जाओगे ना, तो जब प्रीलिम्स में ट्रैप्स आएंगे ना, जब पूछ दिया जाएगा यही स्टेटमेंट कि इंफीरियर इज इंफीरियर गुड्स इज ऑफ पुअर क्वालिटी गुड्स, तो आप क्या करोगे, सही टिक करके आ जाओ, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इंफीरियर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इनकम बेस्ड क्लासिफिकेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। अभी आते हैं तीसरे टाइप पे, इसी में आता है गिफन गुड्स। सर ये क्या ले आए? अरे समझो तो, क्या ले आए? देखो गिफन गुड्स क्या होता है ना, एक तरह का इंफीरियर गुड्स ही होता है। इसका क्या होता है कि इसका डिमांड इंक्रीज कर जाता है जब हम इसके प्राइस को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अभी ये जो गिवन गुड्स है ना, ये प्राइस पे बात आ जाती है, ठीक है। अभी सर प्राइस पे बात आ गई, ठीक है, इसको हम समझते हैं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को गिवन गुड्स में कि गिवन गुड्स है क्या, कैसे समझेंगे, क्योंकि अभी जो दो क्लासिफिकेशन है, एक तो यहाँ पे हम क्या देखे, इंफीरियर गुड्स, एक देखे हम लोगों ने नॉर्मल गुड्स। बट अब आ जाता है गिवन गुड्स एंड वेबलिन गुड्स। अभी हम दो टाइप और पढ़ने वाले, एक उसमें से पहला है गिवन गुड्स। आखिर गिवन गुड्स क्या होता है सर, ये बताओ। देखो गिवन गुड्स को भी हम इंफीरियर गुड्स की तरह समझते हैं, लेकिन डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस समझना है। पहले हम लोग इसका इनकम और प्राइस बिहेवियर, पहले हम ना प्राइस बिहेवियर समझते हैं, तभी हमको समझ में आएगा। क्या होता है ना, ये उस तरह के गुड्स होते हैं जिसका प्राइस जब बढ़ता है तो क्या होता है, इसका डिमांड बढ़ता है, ठीक है। जब इसका प्राइस घट जाता है तो क्या होता है, इसका डिमांड भी घट जाता है। सर ये तो फिर आप उल्टा बता रहे हो, क्योंकि अभी तक तो हमें ये पता है कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाता है। वही तो बात है, ये बेसिकली एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है? लॉ ऑफ डिमांड का। सर ये कंफ्यूज कर रहे हो आप, इसको थोड़ा और अच्छे से बताओ। बता रहे भाई, रुक जाओ। देखो ऐसा क्यों होता है, ये जो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, ऐसा क्यों हो रहा है, तभी तो हमको समझ में आएगा। देखो
बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं ना, जो जो भी हम गुड्स कंज्यूम करते हैं, हमारे इनकम एक्सपेंडिचर का वो लार्ज पार्ट होता है, ठीक है। और क्या 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 होता है कि कभी कभी इस तरह के गुड्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ठीक है। और जब इस तरह के गुड्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, तो क्या होता है कि इसमें ना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इनकम इफेक्ट पड़ता है। कैसे सर? नेगेटिव इनकम इफेक्ट क्या पड़ रहा है? तो हमने क्या देखा था यहाँ पे इंफीरियर गुड्स के साथ? नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है? जब हमारा इनकम बढ़ता है तो हमारा उस चीज का डिमांड घट जाता है। बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या हो रहा है, जब इसका इनकम बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। अब क्या है ना कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो स्टेपल फूड होता है, स्टेपल फूड होता है, स्टेपल फूड के साथ क्या है, स्टेपल फूड हर किसी के लिए जरूरी है, ठीक है। और जैसे देखो, अगर हम किसी पुअर हाउस होल्ड के बारे में समझें, पुअर हाउस होल्ड का अगर स्टेपल फूड होगा तो क्या होगा, जो वो कोर्स ग्रेन है, ठीक है, अगर फेमाइन जैसा सिचुएशन है तो इस तरह की बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि हम इस चीज को समझेंगे कि ये जो स्टेपल फूड है ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कोई गरीब इंसान है और वो चावल खा रहा है, कल अगर चावल का प्राइस बढ़ जाए तो भी उसको चावल तो खाना ही पड़ेगा, वो तो चावल खरीदेगा ही। क्या इससे इस चीज पर इनकम बढ़ने का कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या प्राइस बढ़ने का कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है ना। ये तो जरूरी गुड्स है ना। तो एक चीज समझ में आना चाहिए कि जब हम गिवन गुड्स के बारे में बात करते हैं तो हमें इस चीज को समझना पड़ता है कि यहाँ पे प्राइस रिलेशन किस तरह से है। यहाँ पे इसका इनकम का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके प्राइस बढ़ जाने के कारण भी इसका डिमांड बढ़ जाता है, और जब इसका प्राइस घट जाता है तो इसका डिमांड भी क्या होता है, घट जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी देखो क्या है ना कि हम गिवन गुड्स को इंफीरियर गुड्स की तरह देख रहे हैं, ठीक है सर, आप इंफीरियर गुड्स की तरह देखो। लेकिन क्या है कि सारे गिवन गुड्स, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। बट एक चीज और समझो, ऑल inferior goods are not given goods। ये सारे रिलेशनशिप आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी देखो हमने क्या क्या देखा कि हमने यहाँ पे गिवन गुड्स को देखा, हमने यहाँ पे इंटरमीडिएट इंफीरियर गुड्स को देखा, हमने यहाँ पे नॉर्मल गुड्स को देखा। देखो अब आते हैं हम लोग वेबलिन गुड्स पे। वेबलिन गुड्स क्या होता है? देखो सिंपल, वेबलिन गुड्स का मतलब सिंपल देखो, हम क्या जानते हैं कि गिवन गुड्स एंड वेबलिन गुड्स दोनों क्या होता है, एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, ये उल्टा चलता है। तो चलो हम लोग समझते हैं कि वेबलिन गुड्स का मतलब क्या होता है। देखो, वेबलिन गुड्स का सिंपल मतलब ये होता है कि वेबलिन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड प्राइस के बढ़ने के बाद भी बढ़ जाती है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे समझना है। और जब इसका प्राइस कम होता है तो इसका डिमांड भी कम हो जाता है, ठीक है। अभी देखो सर, ये तो आप गिवन गुड्स के साथ भी बता रहे थे कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाता है, प्राइस घटने पे डिमांड घट जाता है। तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? देखो यही पे हम एक चीज देखेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। क्या क्या चीजों के बीच में? वेबलिन गुड्स एंड गिवन गुड्स। चलो समझते हैं। देखो, वेबलिन गुड्स जो है ना, ये रिच लोगों के लिए, वैसे लोगों के लिए जो सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिच है। लेकिन यही जब गिवन गुड्स की बात आती है तो ये बहुत ज्यादा जो गरीब है उनके लिए होता है। इसीलिए देखोगे आप, ये जो वेबलिन गुड्स है वो प्रेस्टीज के लिए होता है। लोग सोसाइटी में अपना स्टेटस और प्रेस्टीज दिखाना चाहते हैं, उस चीज उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, गिवन गुड्स सर्वाइवल नेसेसिटी है, सर्वाइवल नेसेसिटी।
जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ठीक है, इसी से डिफरेंस पता चल जाता है, इसीलिए ये दोनों क्या है, एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। अभी क्या है, ये सोशल साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी के कारण इसका डिमांड इस तरह से बढ़ा हुआ है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अभी क्या एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो लग्जरी कार, और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होता है, स्टेपल फूड। ठीक है, यहीं से हमें पता चल जाता है। और ये दोनों क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करते हैं। यहाँ भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करते हैं। ठीक है, तो हमें ये समझना था बस, हो गया। इनकम के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे तो यही क्लासिफिकेशन था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। अब इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, सिंपल वे में समझना है। ठीक है, हमें क्या पता चल गया कि बेसिकली जब हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम देखते हैं, यहाँ पे हम नेचर के बेसिस पे नहीं देख रहे हैं गुड्स को क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्या है, सेम गुड्स नॉर्मल गुड्स भी हो सकता है एक इनकम ग्रुप के लिए, और सेम गुड्स इंफीरियर ग्रुप गुड्स भी हो सकता है किसी दूसरे इनकम ग्रुप के लिए। ठीक है, अभी देखो एक बार मैं सब चीजों को लिख देता हूँ। ये तो बेसिकली क्या था, ये था क्लास दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, एक चीज ध्यान रखो, कभी कभी क्या होता है ना कि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इनकम के बेसिस पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि ना सेम गुड जो किसी के लिए इंफेरियर है वो किसी के लिए लग्जरी भी हो सकता है। ठीक है, जो किसी के लिए नॉर्मल है वो किसी के लिए इंफेरियर भी हो सकता है। तो इनकम बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही ज्यादा अलग होता है, और इसीलिए हमें समझना होता है कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन इतना ज्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स क्यों है। और मेरे ख्याल से अब तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी। ठीक है, और क्या होता है, आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि गिब्सन गुड्स और वेबलिन गुड्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन यहीं पे होता है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स समझना बहुत ज्यादा इजी है, इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। चलो ये हो गया सर, आपने दो बेसिस पे बता दिया। अब अगला बताओ, तो अगला बेसिस क्या था हमारा, अगला जो बेसिस था वो था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस रिलेशन। ठीक है, ठीक है, प्राइस रिलेशन। सर प्राइस रिलेशन क्या होता है, बता रहे हैं। देखो प्राइस रिलेशन क्या होता है, इकोनॉमिक्स में अक्सर हम पढ़ते हैं कि प्राइस अगर चेंज होती है तो डिमांड चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक और लेयर ऐड हो जाता है कि एक गुड का प्राइस चेंज किसी दूसरे गुड्स के डिमांड पर क्या इंपैक्ट डालता है, और इसी कॉन्सेप्ट में पड़ता है प्राइस रिलेशन बेसिस। अब यहाँ जो प्राइस रिलेशन के बेस पर क्लासिफिकेशन किया हुआ है गुड्स का, वो क्या है, हम यहाँ पे क्रॉस इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, समझो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस समझना है, एक बार समझ जाओगे दोबारा कभी नहीं बोलोगे। यहाँ पे क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कि देखो एक गुड्स का प्राइस में अगर चेंज होगा तो दूसरे गुड्स के डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बस यही है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। और ये हम तब देखते हैं ना जब हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पीरियड में हम इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अभी हम एक जगह पे इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता हो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स क्या होता है। तो चलो पहला टाइप जो होता है ना, जब हम प्राइस क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अभी देखो यहाँ पे ना एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी हमें समझ में आएगा। पहले तो हम सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब समझते हैं। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स उस तरह के गुड्स होते हैं जिसको अगर हम सपोज यहाँ पे हम टी है, ठीक है, और यहाँ पे है कॉफी। क्या होता है कि अगर हम टी पी रहे हैं और टी क्या होता है, महंगा हो जाता है। ठीक है, इसका प्राइस बढ़ जाता है। तो क्या होता है, अगर कॉफी का प्राइस टी से कम है, लोग क्या करते हैं, कॉफी पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो टी के प्राइस बढ़ने के कारण क्या होता है, कॉफी का डिमांड
बढ़ जाता है। ठीक है, कॉफी का डिमांड बढ़, अब सर ये कैसे हो गया, ये तो थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो आप, नहीं समझ आ रहा है। देखो, हर इंसान की नीड क्या होती है, चाय पी के आपको फ्रेशनेस लगता है, कॉफी पी के भी वही फील आता है, दोनों में जो सेटिस्फेक्शन है सेम हो रहा है। ठीक है, बट क्या होता है कि अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होता है, उसके कारण लोग शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे गुड्स पे जो सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ठीक है, और वो होता है कॉफी, तो लोग क्या होते हैं, कॉफी पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहा है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स में ना, ये जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है, ठीक है, मतलब हम जो शिफ्ट हो जा रहे हैं, इसी चीज को समझना है। ठीक है, अभी ये क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कंज्यूमर एक रैशनल इंसान है, एक रैशनल इंडिविजुअल है। उसको क्या है, वो हमेशा महंगा चीज को छोड़कर क्या करता है, जो सस्ता ऑल्टरनेटिव होता है वो चूज करता है। और अभी यहाँ पे अगर टी का प्राइस बढ़ गया और कॉफी का प्राइस टी से कम है, ठीक है, तो वो क्या करता है, सस्ता ऑल्टरनेटिव चूज कर लेता है। हम यहाँ पे टी और कॉफी में तो देख ली, अब यहाँ पे हम और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल था टी एंड कॉफी, एक एग्जाम्पल लेते हैं पेट्रोल एंड सीएनजी। ठीक है, अभी क्या है कि मार्केट में पेट्रोल का प्राइस है 98। ठीक है, अभी ये जो प्राइस है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग पेट्रोल यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या है यहीं पे सीएनजी का प्राइस क्या होता है, सपोज 80 है, देख रहे हो कितना कम है। अभी ये जो 80 रुपीज प्राइस है, ये क्या करता है, दोनों के डिमांड पे इम्पैक्ट डाल देता है। ठीक है, अगर ये 98 से बढ़कर 100 होता है सपोज, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस चेंज हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, और ये अभी भी 80 है। लोग क्या करते हैं, पेट्रोल कार छोड़कर सीएनजी कार पे शिफ्ट हो जाते हैं, वो सीएनजी लगवा लेते हैं अपने गाड़ी में। तो क्या होता है कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ने के कारण क्या हुआ, डिमांड ऑफ सीएनजी बढ़ जा रहा है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, और कुछ नहीं है, इतना ही समझना था। अभी देखो हम इसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या चीज होती है। सब्स्टिट्यूट जो बात हम करते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है, ये तो कभी नहीं होगा। आज के टाइम पे अगर आप डेली चाय पीते हो, आपको बोल दिया जाए कि आप कॉफी पे शिफ्ट हो जाओ, तो आपको ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं लगता है। लेकिन क्या होता है, ये महंगाई के कारण, दाम बढ़ने के कारण आप शिफ्ट हो जाते हो, क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि वो ज्यादा महंगा है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, हम इसे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं बोल सकते। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद इस चीज के बारे में हम लोग, जब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे होंगे, उस टाइम पीरियड में कवर कर लेंगे, इतना ही जरूरी है। चलो सर, आपने सब्स्टिट्यूट गुड्स बता दिया, अब आप दूसरा भी बता दो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, ठीक है, बता देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, सबसे पहले तो ये समझो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उस तरह के गुड्स होते हैं जो कि एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं। देखो, ठीक है सर, आप बता रहे हो एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसा एक गुड के बारे में नहीं बोल रहे, यहाँ पे दो गुड्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या, जैसे कि हम बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं बाइक एंड पेट्रोल। क्या है, ये दो गुड्स है, बाइक एंड पेट्रोल। ठीक है सर, ये दो गुड्स है, आप खुद सोचो कि दोनों में से कोई एक महंगा हो जाता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है कि दोनों में से किसी एक चीज पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो दूसरे पे, दूसरे के प्राइस और दूसरे के डिमांड पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अभी सर ये कैसे होता है, ये बताओ पहले। देखो, ये जो प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है, सपोज बाइक का प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, तो क्या होता है कि पेट्रोल का डिमांड घट जाता है। क्यों हो रहा है सर, अगर बाइक बिकती, एक बाइक मार्केट में आती, वो बाइक चलती, तेल लोग खरीदते, पेट्रोल लोग खरीदते, और अगर इसका प्राइस बढ़ गया है, लोग इसको खरीद ही नहीं रहे, मार्केट में वो बाइक आई ही नहीं, तो क्या वो बाइक जो पेट्रोल कंज्यूम करने वाली थी, वो कंजम्पशन होगा, नहीं होगा। और जब वो कंजम्पशन नहीं होगा, तो डिमांड क्या हुआ, कम ही हुआ ना। अगर वो बाइक मार्केट में आ जाती, लोग चलाते, तो क्या होता है, पेट्रोल की जरूरत पड़ती, और पेट्रोल की जरूरत पड़ती तो पेट्रोल का डिमांड बढ़ता, सिंपल। तो एक चीज के महंगा हो जाने के कारण
इसका प्राइस बढ़ जाने के कारण क्या हो रहा है, इसका डिमांड कम हो जा रहा है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एक चीज महंगी हुई, उसके कारण क्या हुआ कि दूसरी चीज की डिमांड भी गिर जाएगी। अभी देखो, ये सिर्फ बाइक एंड पेट्रोल नहीं है, यहाँ पे हम ले सकते हैं मोबाइल फोन एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, मतलब कि डेटा। यहाँ पे हम ले सकते हैं प्रिंटर एंड इंक, ठीक है। तो ये सारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। देखो, बाइक पेट्रोल के बिना चलेगी नहीं, और पेट्रोल का यूज बाइक में ही होगा, तो दोनों एक दूसरे के बिना अकेला है, दोनों एक साथ मिलकर ही चलती है, दोनों एक साथ मिलकर ही निकलती है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि दोनों जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन साइड के कॉन्सेप्ट से अगर देखो तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कभी जॉइंट प्रोडक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ यूज होते हैं, अकेले यूज नहीं होते हैं। ऐसा तो नहीं है पेट्रोल सिर्फ बाइक के साथ यूज होता होगा, अगर बाइक के साथ यूज होता होगा तो जॉइंट प्रोडक्ट है, लेकिन पेट्रोल का यूज और भी कई जगहों पे होता है, ठीक है। इसी से हमें समझ में आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। बस इसका हम प्राइस और डिमांड के बारे में ही देखेंगे, इससे ज्यादा नहीं समझना है अभी। फिर आता है तीसरा टाइप, और ये जो तीसरा टाइप होता है वो होता है अनरिलेटेड गुड्स, कि किसी भी तरह से एक दूसरे से रिलेट ही नहीं करते हैं, ठीक है। एक तो था सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब आ गए हम लोग कि अनरिलेटेड गुड्स, कि किसी भी तरह से रिलेटेड ही नहीं है। देखो, अनरिलेटेड गुड्स उस तरह के गुड्स होते हैं जब किसी एक गुड्स का प्राइस चेंज होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट किसी दूसरे गुड्स पे पड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। अभी ये कैसे हो रहा है सर, ये क्यों पढ़ा रहे हो, जब हो ही नहीं रहा है तो यहाँ पे पढ़ना क्यों है। तो बस समझने के लिए पढ़ना है कि अनरिलेटेड गुड्स भी एक टाइप होता है, ठीक है, जिसका प्राइस और डिमांड में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, बस इतना जानना है और कुछ नहीं। क्लियर है। अभी देखो क्या है ना, अगर हम यहाँ पे बुक और पेट्रोल इन दोनों को साथ में रखते हैं तो क्या है, कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली लोग इस चीज को पढ़ाते नहीं है, ना इस चीज को देखते हैं, बट मैंने बस एक दिमाग में डाल दिया कि एक अनरिलेटेड गुड्स का भी टाइप होता है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, तो किसी भी तरह से एक दूसरे के साथ नहीं जा रहा है। इसका जो बेसिकली इलास्टिसिटी होता है, खैर इलास्टिसिटी की बात अभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें यही समझना है कि अनरिलेटेड गुड्स का मतलब होता है कि अगर किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, कोई भी एग्जांपल लिया जा सकता है। अगर टाइप में आपको एग्जांपल देके बोल दिया जाए कि यहाँ पे हम बुक और पेट्रोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और पूछा गया कि इसका अगर प्राइस चेंज होता है, इसका प्राइस अगर बढ़ जाता है, तो क्या पेट्रोल के प्राइस पे या डिमांड पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा, तो नो इम्पैक्ट, ठीक है। और जब नो इम्पैक्ट होता है तो ये होता है जीरो इलास्टिसिटी। अरे हम क्यों बार बार इलास्टिसिटी के बारे में बात करें, सॉरी, ठीक है। तो ये चीज हमें समझना है कि इसके प्राइस बढ़ने के कारण इसके डिमांड पे किसी भी तरह का असर नहीं होता है, ठीक। देखो एक चीज समझो कि यहाँ पे क्या चीज की बात हो रही है, यहाँ पे डिमांड एग्जिस्ट तो करता है, बट इन दोनों के डिमांड में किसी भी तरह का रिलेशन नहीं होता है, इसीलिए इसको अनरिलेटेड गुड्स बोलते हैं, खत्म हो गई बात, इससे ज्यादा करना ही नहीं है। चलो ठीक है सर, आपने इस बेसिस पर भी बता दिया, अब नेक्स्ट बेसिस बता दो। देखो, ये जो प्राइस रिलेशन बेसिस था, पहले इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। ये जो प्राइस बेसिस रिलेशन बेसिस क्लासिफिकेशन था, ये हमें कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है कि कंज्यूमर किस तरह से बिहेव कर रहा है। ये हमें बेसिकली क्रॉस प्राइस लॉजिक के बारे में बताता है, ये हमें डिमांड का इंटरडिपेंडेंस के बारे में बताता है, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो बहुत बार जो एमसीक्यूज आते हैं इस बेसिस पर, ये बहुत इजी होते हैं, इसमें तो इतना डीप भी जाके नहीं पूछा होता है, बहुत सिंपल सिंपल स्टेटमेंट होते हैं, बस वो सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अभी हम आगे आते हैं, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंजम्पशन। अभी तक हम लोगों ने तीन बेसिस पे पढ़ा, क्या क्या बेसिस था, एक था प्रोडक्शन, इनकम, प्राइस रिलेशन। अब हम लोग कंजम्पशन के बेसिस पे पढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं कंजम्पशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे होता है। चलो ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन,
ठीक है। देखो कंजम्पशन बेसिकली क्या मतलब होता है कि एक पर्सन का कंजम्पशन दूसरे पर्सन के कंजम्पशन को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, यही चीज यहाँ पे हमको पढ़ना है कि नेचर ऑफ कंजम्पशन क्या है। एक मिनट, यहाँ पे मैंने सिर्फ बेसिस ऑफ कंजम्पशन लिखा, बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं कोई भी गुड्स, उसका इम्पैक्ट दूसरे इंसान के कंजम्पशन पे क्या पड़ रहा है। देखो ये जो बात है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये दो चीज पे बेस्ड है। एक राइवलरी पे, ठीक है, एंड दूसरा एक्सक्लूडेबिलिटी पे। हमें पहले इन दोनों का मतलब समझना पड़ेगा। ठीक है, और इसी यही बेसिकली बेस है इस क्लासिफिकेशन का। यहाँ पे दो क्राइटेरिया यूज किया जाता है, हम पहले इन दोनों को समझते हैं। राइवलरी का मतलब क्या होता है और एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब क्या होता है। एक्सक्लूसिव बेसिकली उसके बारे में बता रहा है। राइवलरी का मतलब होता है कि क्या एक पर्सन का कंजम्पशन दूसरे के लिए उस गुड्स की अवेलेबिलिटी को कम करता है या नहीं करता है, ये चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और जो एक्सक्लूडेबिलिटी है वो बेसिकली ये बताता है कि अगर हम किसी गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो गुड्स, अगर हम पेमेंट करके कंज्यूम कर रहे हैं और वही गुड्स कोई पे नहीं कर रहा है, तो क्या वो कंजम्पशन से, मतलब उस गुड्स के कंजम्पशन से उसको रोका जा सकता है। देखो थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैंने, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज किया आपको, इसको क्लियर करते हैं। अभी क्या होता है ना कि राइवलरी का मतलब ये होता है कि सिंपल समझना, कि अगर कोई एक पर्सन कोई भी गुड्स कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, सपोज क्या है कि फूड, फूड अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो खत्म हो गया, ठीक है, अगर वो खत्म हो गया तो क्या वो दूसरे इंसान के लिए अवेलेबल होगा। सोच के देखो, अदर पर्सन के लिए अवेलेबल होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि वो खत्म हो गया। ये बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये राइवलरी में काम आता है। ठीक है, और एक्सक्लूडेबिलिटी क्या होती है, मतलब एक्सक्लूसिवली। देखो यहाँ पे समझते हैं, मतलब ये होता है कि सपोज हम कोई भी गुड्स का कंजम्पशन पेमेंट करके कर रहे हैं, जैसे कि आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ही ले रहे हो, ठीक है, अगर आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया तो आप उस चीज को यूज कर पा रहे हो, लेकिन कोई दूसरा इंसान है जो कि उसके लिए पेमेंट ही नहीं किया है, वो सब्सक्रिप्शन ही नहीं लिया है, तो क्या वो उस गुड्स को कंज्यूम कर पाएगा, क्या वो नेटफ्लिक्स को यूज कर पाएगा, यही क्वेश्चन है। बस इसी के बेसिस पे यहाँ पे बात स्टार्ट होती है, राइवलरी और एक्सक्लूसिविलिटी, एक्सक्लूडेबिलिटी। ठीक है, अभी देखो अगर हम इन दोनों चीजों को समझ गए तो अब हम समझते हैं कि इसमें टाइप्स ऑफ गुड्स को किस तरह से डिवाइड किया गया। ठीक है, इसमें ना टाइप ऑफ गुड्स को चार तरह से डिवाइड किया गया। ठीक है, और ये जो पहला टाइप होता है वो होता है प्राइवेट गुड्स। अभी देखो सर प्राइवेट गुड्स क्या होता है। देखो प्राइवेट गुड्स उस तरह के गुड्स होते हैं जो कि राइवलरस भी हैं एंड एक्सक्लूडेबल भी है। ठीक है सर, अच्छे से समझाओ। ठीक है, देखो प्राइवेट गुड्स उस तरह के गुड्स होते हैं जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखो तो वो अगर हम कंज्यूम करते हैं तो राइवलरस भी होते हैं, मतलब कि वो खत्म भी हो जाते हैं, ठीक है, और दूसरे के लिए अवेलेबल भी नहीं है, एंड साथ ही साथ एक्सक्लूडेबल भी होते हैं। सर आप अभी भी नहीं समझ आ रहा, ठीक है, इसको और अच्छे से समझाते हैं। देखो मार्केट में जो गुड्स आते हैं, जैसे कि एग्जांपल में ले लो फूड, एग्जांपल में ले लो क्लोथ, एग्जांपल में ले लो मोबाइल फोन। ठीक है, ये जो गुड्स हैं, आप सोचो कि अगर मैं कहूं कि फूड को कंज्यूम कर लिया गया, ठीक है, तो इस फूड के कंजम्पशन के बाद अगर कोई इंसान है ए, उसने इस फूड को कंज्यूम कर लिया, तो क्या ये फूड बी के लिए अवेलेबल है, नहीं है, क्योंकि उसने कंज्यूम कर लिया है। ठीक है, और यही चीज यहाँ पे है कि प्राइवेट गुड बेसिकली उस तरह के गुड्स होते हैं जो कि अगर कोई इंसान कंज्यूम कर लेता है तो दूसरे इंसान के लिए अवेलेबल नहीं होता। अगर क्लोथ है, अगर इस क्लोथ को इंसान जो कि ए है ये कंज्यूम कर लेता है, तो क्या ये इंसान बी के लिए अवेलेबल है ना, अभी भी वो खत्म तो नहीं हुआ है ना,
उसने एक बार पहना, बट अभी भी तो वो रखा हुआ है ना, कोई और भी उसको यूज कर सकता है ना। तो क्या है कि ये एक्सक्लूडेबल भी है। ठीक है, लेकिन सर इसको प्राइवेट क्यों कर रहा है, प्राइवेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये प्राइवेट है ना, ये किसी इंसान ने खरीदा है और ये उसके पास है, इसका ओनरशिप उस इंसान के पास होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्राइवेट गुड्स। ठीक है सर, आपने प्राइवेट गुड्स तो बताया कि राइवल होता है कंजम्पशन में, साथ ही साथ एक्सक्लूडेबल भी होता है। अभी हम क्या बोले, हम ओनरशिप के बेसिस पे बता रहे हैं एक्सक्लूडेबल होता है। ठीक है, प्राइस के बेसिस पे भी होता है, और मार्केट में ये चीज अवेलेबल है। एग्जाम्पल में हमने देखा, फूड देखा, क्लोथ देखा, मोबाइल फोन देखा, इन सब चीजों के बारे में देखा। ठीक है, अब सर ठीक है, अभी तो प्राइवेट गुड्स समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग पब्लिक गुड्स के बारे में देखते हैं। नाम से तो समझ में आता है, प्राइवेट गुड्स किसी इंसान ने खरीदा होगा, उसका पर्सनल होगा, ओनरशिप वो खुद रखा होगा उसके ऊपर। बट जब पब्लिक गुड्स के बारे में बात आती है, तो पब्लिक गुड्स उस तरह के गुड्स होते हैं जो कि नॉन राइवलरस होते हैं एंड नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। ठीक है, देखो इसका जो बेसिस था ये क्या था, राइवलरी और एक्सक्लूडेबिलिटी। यहाँ पे क्या है, ये नॉन राइवलरस है एंड नॉन एक्सक्लूडेबल है। मतलब समझो कि अगर कोई एक इंसान उस गुड्स को कंज्यूम करता है, तो क्या होता है, उसकी अवेलेबिलिटी किसी दूसरे इंसान के लिए कम नहीं होती है। नॉन जो अगर यहाँ पे नहीं भी कर रहा है, उसके लिए भी ये गुड्स अवेलेबल है। सर ये तो आप अलग ही बता रहे हो, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। आएगा आएगा, इसका एग्जांपल ले लो, नेशनल डिफेंस। ठीक है, और एक ले लो स्ट्रीट लाइटिंग। ठीक है, ये दो गुड्स है। अभी समझो कि जब हम ये दो गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे नेशनल डिफेंस के बारे में भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, अगर किसी कंट्री के लिए डिफेंस सिस्टम लगाया गया, ठीक है, उसी डिफेंस सिस्टम के कारण क्या है कि हम फ्रीली अपनी कंट्री में घूम पा रहे हैं। लेकिन क्या वो डिफेंस सिस्टम किसी एक इंसान के लिए लगाया गया? नहीं, लेकिन हर इंसान उसको यूज कर रहा है, हर इंसान कंज्यूम कर रहा है, तभी तो वो फ्रीली घूम पा रहा है। ठीक है सर, सही बता रहे हो आप। ठीक है, अभी बताओ, क्या ये नेशनल डिफेंस अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, कोई एक इंसान अगर कंज्यूम कर रहा है, तो क्या वो दूसरों के लिए अवेलेबल है? हाँ सर, वो तो दूसरों के लिए भी अवेलेबल है। तो क्या हो गया, ये नॉन राइवलरस हो गया। ठीक है सर, एक बात बताओ, इसका पेमेंट तो गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए अवेलेबल है। हाँ, तो क्या हो गया, नेशनल डिफेंस सभी के लिए अवेलेबल होता है, किसी के लिए एक्सक्लूसिव नहीं होता है। एक्सक्लूसिव की बात जब आएगी, तब हम लोग सोचेंगे। इसीलिए क्या होता है कि नॉन राइवलरस भी होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल भी होता है। ठीक है, अभी जैसे हम स्ट्रीट लाइट के बारे में बात करें, अगर आपके एरिया में स्ट्रीट लाइट लगाया गया, ठीक है, वो उस एरिया में लाइट दे रहा है, अंधेरा अब वहां पे नहीं है, अब उस लाइट का यूज उस रास्ते से जाने वाला हर एक इंसान यूज कर रहा है। लेकिन क्या जो भी उधर से पार हो रहा है, अगर वो पार होके जा रहा है, वो यूज कर ले रहा है उस लाइट को, तो क्या वो लाइट खत्म हो जा रही है? जो अगला इंसान उधर से क्रॉस करेगा, तो क्या वो इंसान को लाइट नहीं मिलेगी वहां पे? ऐसा तो नहीं होता है कि उस रास्ते से क्रॉस करने वाला हर एक इंसान उस लाइट को यूज कर पा रहा है। ठीक है, वो किसी के लिए एक्सक्लूसिव तो नहीं है। यहीं से बात आती है स्ट्रीट लाइटिंग की, कि ये पब्लिक गुड्स है, जिसको हर कोई यूज कर सकता है, चाहे वो पेमेंट कर रहा हो, चाहे वो नहीं कर रहा हो। ठीक है, अगर वो यूज कर रहा है तो वो खत्म भी नहीं हो रहा है, इसलिए वो नॉन राइवलरस भी है। बस इतनी सी बात है, इतना सही समझ में आता है। तो बेसिकली क्या है कि पब्लिक गुड्स फ्री राइडर है, हर किसी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है तीसरा, क्लब गुड्स। सर आप इतना बता रहे हो ना, कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। नहीं होगा कंफ्यूजन, बस समझते जाओ। देखो, क्लब गुड्स उस तरह के गुड्स होते हैं जो कि एक्सक्लूडेबल होते हैं, बट नॉन राइवलरस भी होते हैं। लेकिन ये जो बात हम बोल रहे हैं कि एक्सक्लूडेबल तो होते हैं, बट नॉन राइवलरस भी होते हैं।
एक्सक्लूडेबल भी होते हैं और नॉन राइवलरस भी होते हैं। कैसे होते हैं सर बताओ, अब समझाओ इसको पहले। देखो सबसे पहले समझो, क्लब गुड्स का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा गुड्स है, ठीक है, जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा यूज किया जा रहा है। ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है सर, ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा यूज किया जा रहा है। एग्जाम्पल बताओ क्या क्या हो सकता है। जैसे कि देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एक प्राइवेट पार्क है, ठीक है, एग्जाम्पल, एक प्राइवेट पार्क है। इस प्राइवेट पार्क को कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने मिलके बनवाया है, और जहां पे यही लोग जाते हैं और कोई नहीं जा सकता, ठीक है। तो क्या है कि ये एक्सक्लूसिव भी है, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये एक्सक्लूसिव है उस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। लेकिन इस पार्क को जब हम यूज कर रहे हैं, इस पार्क में लोग जा रहे हैं, इस पार्क का यूज हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है इस पार्क का यूज अगर कोई एक इंसान कर लिया तो दूसरे इंसान के लिए नहीं बचता है, ऐसा तो नहीं है। तो क्या है कि यहाँ पे पूरे ग्रुप ऑफ पीपल यूज कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, नॉन राइवलरस भी है, बस यही था और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी देखो, अभी एक और चीज जो अभी के टाइम पे बहुत फेमस है, यूट्यूब सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये सिंगल इंडिविजुअल यूट्यूब सब्सक्रिप्शन के बारे में नहीं बात किया जा रहा है, ये फैमिली सब्सक्रिप्शन के बारे में बात की जा रही है। क्या है, ये जो फैमिली सब्सक्रिप्शन है, जिसमें क्या होता है, 5-6 लोग मिलके फैमिली सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हैं, ठीक है। और इस फैमिली सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि उन सभी को यूट्यूब प्रीमियम यूज करने का अलाउ होता है, ठीक है। जब ये लोग सभी लोग मिलकर यूट्यूब प्रीमियम यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि एक्सक्लूसिव तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, उस फैमिली मेंबर के लिए, इसके अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता। लेकिन क्या है, नॉन राइवलरस भी है, क्यों, क्योंकि कोई और, जब भी कोई फैमिली मेंबर इस प्रीमियम को यूज कर रहा है तो वो खत्म नहीं है हो रहा है, वो अवेलेबल है बाकी मेंबर्स को भी यूज करने के लिए। इसीलिए क्या होता है, ये राइवलरस भी नहीं होता है। लेकिन क्या है, ये पब्लिक गुड नहीं है, ठीक है। पब्लिक गुड क्या होता है, नॉन राइवलरस भी होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल भी होता है, उसको कोई भी यूज कर रहा है बिना पेमेंट किए हुए। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर किसी को पेमेंट करना पड़ रहा है तभी वो यूज कर पा रहे हैं, बस खत्म हो गया। यही था क्लब गुड्स। फिर आता है फोर्थ, और ये क्या होता है, कॉमन पूल। कॉमन पूल, गुड्स और रिसोर्सेस, इसको गुड्स ही लिखो, रिसोर्स में तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। गुड्स, देखो क्या होता है कि ये कॉमन पूल रिसोर्स क्या है। देखो यहाँ पे भी जो दो चीज है, हम इसी दो चीजों के बारे में बात करेंगे। क्या दो चीज है, राइवलरी और एक्सक्लूडेबिलिटी। देखो जब हम यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं, तो ये क्या होता है, ये बेसिकली राइवलरस होता है। बट नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। अभी ये सर ये बताओ, एकदम आप कंफ्यूज कर रहे हो बस। देखो क्या होता है ना, सिंपल सी बात समझो कि देखो, अगर हम कॉमन पूल गुड्स को ओवर यूज कर लें, ठीक है, अगर कोई इंसान इसको ओवर यूज कर लेता है, ओवर यूज कर लेता है, तो इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है ये रिड्यूस हो जाती है किसी दूसरे पर्सन के लिए। अब बता, अब सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियरली देखते हैं। हम यहाँ पे यूज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ओवर यूज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉमन पूल रिसोर्सेस होता है, एग्जाम्पल लेते हैं पहले, एग्जाम्पल में समझो। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे फॉरेस्ट, एक मिनट, एग्जाम्पल में यहाँ है फॉरेस्ट, एग्जाम्पल में ले सकते हो फिशरीज, एग्जाम्पल में ले सकते हो आप, और इसके अलावा ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है। हम ग्राउंड वाटर लेते हैं जो कि बहुत ईजी है समझाने के लिए। देखो ग्राउंड वाटर सभी के लिए है, हर कोई यूज कर सकता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर का यूज करने से आप किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, भले आज के टाइम पे गवर्नमेंट रेगुलेशन लेके आती है, लेकिन क्या है, ग्राउंड वाटर जो है वो हर कोई यूज कर पा रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या है, ये नॉन एक्सक्लूडेबल है,
बट ये राइवलरस भी है। अगर कोई इंसान क्या करता है कि ग्राउंड वाटर को ओवर यूज करता है, ठीक है, और फालतू में पानी को बर्बाद किए जा रहा है, तो क्या होगा, वो पानी कम हो जाएगा, ग्राउंड वाटर का लेवल क्या होगा, ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चले जाएगा, लेवल रिड्यूस हो जाएगा, और जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो दूसरे इंसान के लिए इसका अवेलेबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, और इसी कारण से ये राइवलरस भी होता है। ठीक है, ये राइवलरस भी होता है। अब आप इसी तरह से हर एक चीज को देख सकते हो कि कोई देखो फॉरेस्ट का यूज कौन करता है, फॉरेस्ट का यूज अगर एक इंसान की तरह देखा जाए तो लकड़ी के लिए यूज होता है। और अगर कोई इंसान उसी फॉरेस्ट में जाके अकेले ही बहुत सारी पेड़ों को काट दे और लकड़ी यूज ओवर यूज करे, ठीक है, इससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, और फिर वो फॉरेस्ट जो बाकी के लोग हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं होगा, रिड्यूस हो जाएगा। बस यही है यहाँ पे प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो कोर प्रॉब्लम होता है वो कॉमन्स के लिए होता है, इसको इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ठीक है, बस इतना ही है। अभी क्या होता है कि इस तरह के गुड्स के लिए क्या होता है, रेगुलेशन लाने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, इस तरह के गुड्स के लिए कम्युनिटी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, इस तरह के गुड्स के लिए प्रॉपर्टी राइट्स की जरूरत पड़ती है। बस यही बात है। और इसी के साथ हमारा क्या होता है कि नेचर ऑफ कंजम्पशन के बेसिस में जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अभी तक जो भी हम कर रहे थे इसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का नेचर ऑफ कंजम्पशन तक देख लिया। अब जो है, अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर। ठीक है, अब हम आ गए हैं ई पे, वेलफेयर बेसिस। ठीक है, अभी देखो सर वेलफेयर के बेसिस पे क्या बता रहे हो आप, देखो वेलफेयर बेस्ड क्लासिफिकेशन में जो फोकस होता है ना, ये बेसिकली इंडिविजुअल डिसीजन पर होता है। देखो मतलब क्या है ये, अगर वेलफेयर के बेसिस पे यहाँ पे बात हो रही है तो इसका मतलब होता है कि कोई इंडिविजुअल डिसीजन सोसाइटी के लिए अच्छा है या बुरा है, इसी चीज पर ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है। देखो इस क्लासिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक अगर आप देखोगे तो एक्सटर्नलिटीज के साथ है, मार्केट फेलियर के साथ है, और फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन आ जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, यूपीएससी को जो ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ना बहुत ज्यादा पसंद आता है, और इसीलिए क्या है, इस क्लासिफिकेशन से वो कॉन्सेप्ट फॉर्म करता है और पूछता है। अभी देखो क्या है कि गुड्स को जब क्लासिफाई किया जाता है तो उसके बेसिस में वेलफेयर, वेलफेयर क्या है, वेलफेयर बेसिकली हमें वेलफेयर का मतलब समझना पड़ेगा, हमें ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि प्राइवेट बेनिफिट और सोशल बेनिफिट क्या होता है, हमें ये समझना पड़ेगा कि प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, इसीलिए इस बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है इसमें क्या है, दो तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। एक क्या है, मेरिट गुड्स, मेरिट गुड्स, एंड सेकंड क्या है, डिमेरिट गुड्स। ठीक है, जिसमें से हम देख रहे हैं पहले मेरिट गुड्स। ठीक है, अभी देखो मेरिट गुड्स के बारे में जब बात होती है तो हम देखते हैं कि मेरिट गुड्स का मतलब क्या है और क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो यहाँ पे हम बात करेंगे सोशल बेनिफिट। देखो यहाँ पे जो बेसिस लिया गया है ना वो है सोशल बेनिफिट्स एंड प्राइवेट बेनिफिट। हम यहाँ पे दो चीज को बारे में देखेंगे। देखो मेरिट गुड्स क्या होता है ना, मेरिट गुड्स का मतलब होता है जहाँ पे सोशल बेनिफिट प्राइवेट बेनिफिट से ज्यादा है, प्राइवेट बेनिफिट से ज्यादा है। अभी इसका मतलब क्या होता है सर, देखो सबसे पहले समझो क्या है कि मेरिट गुड्स उस तरह के गुड्स हैं जो कि सोसाइटी में डिजायरेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि सोसाइटी में ये बहुत ही ज्यादा अंडर कंज्यूम किया जाता है। अगर आप फ्री मार्केट में देखोगे तो इस तरह के गुड्स को बहुत कम कंज्यूम किया जाता है। अभी बात आती है कि सर इसको अंडर कंज्यूम क्यों किया जाता है, डिजायरेबल, सोशली डिजायरेबल, ठीक है, और इसको अंडर कंज्यूम होता है ये। अब सर ये अंडर कंज्यूम क्यों होता है, सबसे बड़ी बात, देखो ये अंडर कंज्यूम इसलिए किया किया जाता है क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, बहुत लोग पे करने के लायक नहीं होते, इनएबिलिटी टू पे होती है। एंड इसमें क्या होता है,
कि एक्सटर्नलिटीज के बारे में बात होती है, मतलब कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। इसका जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में वो पॉजिटिव होता है। सर आप तो इतना कुछ बोल रहे हो, आप पहले मेरे को समझाओ ये चीज। ठीक है, देखो इसमें आता है सबसे पहले एडुकेशन। ठीक है, और अगर आप लेना चाहते हो तो देखो न्यूट्रिशन, और एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो हम यहाँ पे बात करते हैं पब्लिक सैनिटेशन। ठीक है सर, आपने ये सारी बात तो कर दी, अब बताओ समझाओ इसमें क्या हो रहा है। देखो क्या होता है ना कि जब बात एडुकेशन की होती है, देखो एडुकेशन क्या है कि हर किसी को जरूरी है। एडुकेशन सोसाइटी में इम्पैक्ट डालता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। और कोई भी इंसान अगर पढ़ा लिखा होता है, वो एडुकेटेड होता है, तो सोसाइटी अच्छे से ग्रो करती है, उसका सोशल बेनिफिट ज्यादा होता है। लेकिन क्या होता है कि आज के टाइम पे तो हर कोई इंसान पढ़ना चाहता है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, ये सोशली बहुत ज्यादा अंडर कंज्यूम किया जाता था। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है कि हमें यहाँ पे इसका इकोनॉमिक लॉजिक देखना है। ये सोचो, इसका सोशल बेनिफिट क्या है, प्राइवेट बेनिफिट से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन मार्केट में जो ये गुड्स है प्रोवाइड तो किया जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया तो जा रहा है, बट ज्यादा से ज्यादा लोग इसको नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है, वो लोग अवेयर नहीं है इन सब चीजों को लेके कि आखिर इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इससे फायदा क्या होता है। और इसीलिए क्या होता है, वो इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट को समझ नहीं पाते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि कंज्यूमर अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट को। अभी देखो, ये तो मैंने एजुकेशन का एग्जांपल लिया, आप किसी और चीज का भी एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे न्यूट्रिशन भी है, पब्लिक सैनिटेशन भी है, ये सारे एग्जांपल है। ठीक है, तो अभी क्या होता है ना कि जब ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आखिर इन सब प्रॉब्लम को ठीक कौन करेगा? तो गवर्नमेंट आ जाती है। गवर्नमेंट क्या करती है, देखती है कि इस तरह के गुड अंडर कंज्यूम हो रहे हैं, तो अब इसको बढ़ाया कैसे जाए ताकि सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और सोसाइटी ग्रो करे। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे एडुकेशन में सब्सिडी देना स्टार्ट करती है। क्या देना स्टार्ट करती है? सब्सिडी। जैसे आप देखोगे कि आ, आप समझ लो, सब्सिडी में एग्जांपल अगर लेना चाहते हो, हाँ, सब्सिडी में एग्जांपल ले लो आप। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, स्कॉलरशिप देती है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, गवर्नमेंट मिड डे मील दे रही है, मिड डे मील दे रही है। अभी देखो, ये सारी चीजें गवर्नमेंट क्यों दे रही है? गवर्नमेंट इसीलिए दे रही है ताकि लोग आए, कम से कम मिड डे मील के लालच से आए, या फिर स्कॉलरशिप के लालच से आए। जब वो आएंगे, जब वो पढ़ेंगे, तो सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती है। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन देखो किस तरह से यहाँ पे जरूरी पड़ जा रहा है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं इस तरह से। तो आप देखोगे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मेरिट गुड्स में आता है। ठीक है, सब्सिडी देती है, स्कॉलरशिप देती है, मिड डे मील देती है। लेकिन आप मेरिट गुड्स का मतलब पब्लिक गुड्स से मत समझना कि मेरिट, सारे मेरिट गुड्स पब्लिक गुड्स होते हैं, ऐसा नहीं है। और सारे मेरिट गुड्स में गवर्नमेंट गुड्स गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा होता है, ये भी मत समझना हर मेरिट गुड्स में गवर्नमेंट आके इंटरवीन भी करेगी। लेकिन हाँ, मेरिट गुड्स कभी कभी प्राइवेट गुड्स भी हो सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि मेरिट गुड्स को हम लोग पब्लिक गुड्स नहीं बोलते। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोगों ने एडुकेशन ही लिया था। ठीक है, अभी इसी को एक्सप्लेन करके देखते हैं कि मेरिट गुड्स इज इक्वल टू प्राइवेट, पब्लिक गुड, पब्लिक गुड्स। अभी देखो, क्या ऐसा सही हो सकता है हमेशा? एडुकेशन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक गुड है? क्यों? प्राइवेट स्कूल्स नहीं है? प्राइवेट स्कूल भी है ना, तो क्या ये पब्लिक गुड्स हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ नहीं हो सकता। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि सारे मेरिट गुड्स प्राइवेट और पब्लिक गुड्स में हम इसको नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, तो ये मीनिंग मत समझना कि मेरिट गुड्स का मतलब प्राइवेट और पब्लिक गुड्स होता है। ठीक है, चलो ये समझ गए। अभी देखो, अब आते हैं दूसरे टाइप पे, और इसका दूसरा टाइप क्या है? डिमेरिट गुड। डिमेरिट गुड्स। सर डिमेरिट गुड्स क्या होता है? देखो, डिमेरिट गुड्स में क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे भी दो चीज लेके चलते हैं, सोशल बेनिफिट और प्राइवेट बेनिफिट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम वहां पे देख रहे थे सोशल बेनिफिट एंड प्राइवेट बेनिफिट। यहाँ पे हम देखेंगे सोशल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट।
ठीक है, वो मेरिट गुड्स है ना, इसलिए वहां पे बेनिफिट देख रहे थे। ये डिमेरिट गुड्स है तो यहाँ पे कॉस्ट देख रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट से ज्यादा होता है। डिमेरिट गुड उस तरह के गुड्स होते हैं जो सोसाइटी में अनडिजायरेबल होते हैं, लोग नहीं चाहते हैं, बट फिर भी ओवर कंज्यूम किए जाते हैं फ्री मार्केट में। ये क्या होता है, ओवर कंज्यूम क्यों हो रहा है? पहले तो हम देखते हैं ओवर कंजम्पशन के बारे में। ओवर कंजम्पशन क्यों हो रहा है? ओवर कंजम्पशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एडिक्टिव होता है, ठीक है। और कंज्यूमर क्या करते हैं, इसके सोशल कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है सर, आप बोल रहे हो मान लेते हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं। एंड इसके साथ देखो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था कि इसमें जब मेरिट गुड्स होते थे, इसमें क्या होता था कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होती थी, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। लेकिन हम क्या देखते हैं यहाँ पे, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है। सर एक्सटर्नलिटीज बोल रहे हो मतलब नहीं समझा रहे हो, समझाया था ऑलरेडी अभी ऊपर। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ता है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, उसी से समझेंगे। एग्जांपल में हम लेते हैं पहले अल्कोहल, एग्जांपल में लेते हैं हम लोग सिगरेट। चलो इन दोनों से समझते हैं, सिगरेट से समझते हैं, ये ज्यादा बेटर एग्जांपल है। देखो क्या होता है कि जब कोई भी इंसान सिगरेट पीता है तो क्या होता है, वो खुद का लंग्स को खराब कर रहा है, ठीक है। वो खुद के लंग्स को तो खराब कर ही रहा है, बट इसके साथ साथ क्या कर रहा है, आसपास में जो 10 12 लोग 15 लोग जितने भी लोग खड़े हैं, अगर कोई पब्लिक प्लेस में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है तो वो क्या कर रहा है, उन सभी लोगों को उस धुएं से इंपेक्ट कर रहा है, और उन सभी लोगों को कैंसर का खतरा हो सकता है, और जो इसको कंज्यूम कर रहा है उसको भी हो रहा है। बट क्या है, सिगरेट क्या एडिक्टिव होता है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, सोशल कॉस्ट को इग्नोर कर रहा है। अगर वो ये समझ रहा है कि सिगरेट पीना पब्लिक प्लेस में हानिकारक हो सकता है तो वो नहीं पिए, लेकिन क्या होता है, उसको लगता है कुछ नहीं होगा, और इस चीज को इग्नोर कर देता है। और इसी के कारण क्या देखने मिल रहा है, इससे सोसाइटी पे इनडायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और इसका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि डिमेरिट गुड्स क्या होता है, इसका सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट से ज्यादा होता है, ठीक है। अभी देखो क्या है, मार्केट इसको प्रोड्यूस करता ही रहेगा, क्यों करता रहेगा, क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और इसके कंजम्पशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवीन करती है कि कैसे इसको रोका जा सके, क्योंकि यहाँ पे लंग्स खराब हो रहा है, खुद का तो हो रहा है, साथ साथ सोसाइटी का भी हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर लेकर आती है इंटरवेंशन, और क्या करती है, वो इस तरह के गुड्स को हाई टैक्सेशन लगा देती है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या करती है, हाई टैक्सेशन, ठीक है, जिससे क्या होता है, उसका दाम बढ़ जाता है, और इसी को सिन टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। सिन का मतलब क्या होता है, पाप, इसीलिए हम इसको सिन टैक्स भी कहते हैं। अभी क्या है, गवर्नमेंट इसमें रेगुलेशन भी लाती है। अभी कैसे रेगुलेशन लाती है, देखो लेस देन 18 ईयर्स, 18 साल से कम लोगों के लिए ये चीज बैन है, कोई भी दुकानदार उसको नहीं बेच सकता है। इस तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाती है, इस तरह के रेगुलेशन लेके आती है, एंड साथ ही साथ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती है, पब्लिक को अवेयर करती है कि ये चीज हेल्थ के लिए कितना हानिकारक है, ठीक है। अभी देखो ये बात आती है ना, तो यहीं पे ट्रैप्स के बारे में भी समझेंगे कि डिमेरिट गुड्स का ट्रैप्स क्या क्या है। देखो डिमेरिट गुड्स को आप कभी ये मत समझना कि ये इलीगल है, ऐसा नहीं है, ये इलीगल गुड्स नहीं है, ये डिमेरिट गुड्स है, ठीक है। इसीलिए ये इस तरह से कभी भी आप समझने की कोशिश मत करना, ठीक है। अभी ये बोला जाए कि जितने भी गुड्स पर टैक्स लगाया गया है वो सारे के सारे डिमेरिट गुड्स हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसा तो जरूरी नहीं है, टैक्स तो मेरिट गुड्स पे भी लगाए जाते हैं, ठीक है। टैक्सेशन बेसिकली एक पॉलिसी टूल है, वो यहाँ पे डिफाइन नहीं करता है कि मेरिट गुड्स क्या है और डिमेरिट गुड्स क्या है, क्लियर है। तो यही था बेसिकली मेरिट गुड्स एंड डिमेरिट गुड्स। यहाँ पे हम एक्सटर्नलिटीज के बारे में बात करते हैं, हम यहाँ पे सोशल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट से ज्यादा हो जाता है, हम यहाँ पे बात करते हैं कैसे सोशल बेनिफिट प्राइवेट बेनिफिट से ज्यादा हो जाता है। यही है वेलफेयर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर आप ये समझ गए हो तो हम लोग आज का लास्ट क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, और ये लास्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम।
ठीक है। अभी देखो, ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये क्या होता है? देखो, इसमें आता है ड्यूरेबल गुड, ड्यूरेबल गुड्स, ये बहुत सिंपल है। फिर आता है नॉन ड्यूरेबल, ठीक है। अभी देखो, ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? जिसका लाइफ टाइम लॉन्ग होता है, लॉन्ग लाइफ, ठीक है। मतलब कि मोर देन अ ईयर। अब ऐसा नहीं होता है कि एकदम 100 साल चलना चाहिए, ऐसा भी नहीं होता है। तो हम लोग एक लेके चलते हैं वैसे गुड जिसका लाइफ टाइम लंबा होता है। जैसे कि आप फिक्स एसेट में देख लो, फ्रिज, कार, बाइक, ये सारी चीजें। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स में क्या होता है? जिसका लाइफ टाइम शॉर्ट होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। अभी इसमें क्या आता है सर? इसमें आप कार, फ्रिज, बाइक, ये सारे एक्सेट्रा। इसमें आ जाएगा फूड, खा लिया खत्म हो गया, ठीक है। सोप, कंज्यूम कर रहे हैं खत्म हो गया। आप इसमें लिख सकते हो जो भी चीज आपको आगे में दिख रही है, ठीक है। टी, कॉफी, बहुत सारे एग्जाम्पल है, सबको इसमें आप डाल सकते हो, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन ऑफ कंजम्पशन, नेचर ऑफ कंजम्पशन। तो इस तरह से क्या है, हमने टोटल टोटल 6 टाइप से देखा कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, ठीक है। अभी देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, आप अगर बार बार कंफ्यूज होते हो, आप अगर भूल जाते हो, तो बेसिस को याद रखना है, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे प्रोडक्शन में हमने देखा, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या देख रहे थे हम लोग कि यहाँ पे हमने जो देखा कि फाइनल, इंटरमीडिएट और कैपिटल गुड्स, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिस है प्रोडक्शन पे, कि प्रोडक्शन में फाइनल गुड्स का यूज नहीं होता है, प्रोडक्शन में कैपिटल गुड्स का यूज होता है, रिपीटेड यूज होता है। प्रोडक्शन में इंटरमीडिएट गुड्स का यूज होता है, लेकिन क्या होता है, वो वहां पे जब यूज होता है खत्म हो जाता है। तो यही चीजें समझनी है आपको, बस इसी से समझ में आ जाएगा। यही क्लासिफिकेशन है। इनकम के बेसिस पे हम लोगों ने देखा, इनकम क्या है? जब हम इनकम के बेसिस पे बात करते हैं तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर नॉर्मल है, इंफीरियर है, गिवन है, वेबलेन है। अभी नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? इनकम का इफेक्ट क्या पड़ता है नॉर्मल गुड्स पे? इनकम बढ़ता है, डिमांड बढ़ जाता है। इंफीरियर गुड्स पे क्या पड़ता है? इनकम बढ़ता है, डिमांड घट जाता है। यही इसी तरह से आपको दिमाग में रखना है, इसी तरह से समझना है। फिर हमने देखा प्राइस रिलेशन के बेसिस पे, ठीक है। अभी प्राइस रिलेशन के बेसिस पे जब हम देखते हैं, तो प्राइस रिलेशन क्या है कि अगर हम कोई गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट किसी दूसरे गुड्स पे कैसे पड़ रहा है। इसी में हम लोगों ने देखा सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट गुड्स और अनरिलेटेड गुड, सिंपल है। फिर हमने देखा कंजम्पशन के बेसिस पे, नेचर ऑफ कंजम्पशन के बेसिस पे। इसमें हमने क्या देखा? प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, क्लब गुड्स, कॉमन गुड्स। अभी इसका बेसिस क्या था? कंजम्पशन नेचर। किस तरह का कंजम्पशन? ऑन द बेसिस ऑफ राइवलरी एंड एक्सक्लूडेबिलिटी। सिंपल है ना। इन दोनों को तराजू मान के चलना है, इन दोनों के बेसिस पे चेक करना है। जो भी गुड्स आएगा आप इसके बेसिस पे चेक करो, आपको पता चल जाएगा। फिर हमने देखा वेलफेयर के बेसिस पे, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा मेरिट गुड्स, डिमेरिट गुड्स। अभी इसमें क्या आता है सर? तो इसमें हम लोगों ने सोशल बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट, इसमें हमने देखा सोशल कॉस्ट एंड प्राइवेट कॉस्ट। ये बेसिस है, आपको नाम याद नहीं रखना है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। फिर हमने देखा टाइम के बेसिस पे, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। गुड्स का क्लासिफिकेशन यूपीएससी के लिए इतना ही था, इसी इतना ही जरूरी था। आपको बस यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन को यूज करने के लिए एक प्रॉपर रीजनिंग चाहिए, आपको यहाँ पे डबल काउंटिंग लॉजिक समझ में आ गया, आपको यहाँ पे पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई कि पॉलिसी कैसे इंपैक्ट डालता है जब हम लोग मेरिट के बेसिस, वेलफेयर बेसिस पे देखते हैं मेरिट गुड्स और डिमेरिट गुड्स, ठीक है। तो ये चैप्टर क्या है? बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का बैकबोन है, और प्रीलिम्स में भी आपका बैकबोन बनेगा। इससे आने वाले जो भी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे सिर्फ इस लेक्चर से।
और अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में डालो, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा।